हेलो बच्चों, मैंने पिछले दिनों आप लोगों को गूगल फॉर्म के माध्यम से एक टेस्ट का लिंक भेजा था। उस टेस्ट में कुल 10 प्रश्न थे और उसमें से कुछ प्रश्नों में बच्चे अटक गए थे, यानी समझ नहीं पा रहे थे। तो चलिए उन 10 प्रश्नों को जो उस टेस्ट में पूछा था जल्दी जल्दी से मैं इस वीडियो में हल करके बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए क्योंकि मैं ज़्यादा विस्तार करके नहीं बताऊंगा, थोड़ा जल्दी जल्दी में बताऊंगा। ठीक है, तो अगर मेरे चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के यह वीडियो और प्रश्न पढ़ते हैं। देखिए प्रश्न पहला लिखा है, प्राकृत संख्या में से निम्न में से संबंधित नहीं है। तो ये 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा संबंधित नहीं है उसको देखते हैं। नीचे से देखते हैं। देखिए लिखा है सबसे छोटा प्राकृत संख्या, तो 1 है, ये तो है। यहाँ कह रहा है नहीं है, ये नहीं है को ध्यान देना है। जिसको पढ़ने पर लगेगा कि ये चीज़ प्राकृत संख्या से संबंधित नहीं है वही उसका आंसर होता है। तो भाई सबसे छोटा प्राकृत संख्या तो 1 है, हम जान रहे हैं, मतलब ये तो है, नहीं है उत्तर नहीं आ रहा है। क्रमागत 2 प्राकृत संख्याओं का अंतर 1 होता है। देख लो 1 और 2, तो इनका अंतर करो कितना आएगा, 1 आएगा ना। जैसे मान लो 4 और ये 3, तो 3 और 4 को आपस में घटाएंगे इस तरह 1 आएगा ना। यानी कोई भी प्राकृत संख्या को आपस में घटाओ कितना आता है, 1 आता है। तो ये भी सही है। इनका उपयोग गिनने में किया जाता है, सही बात है। प्राकृत संख्या का उपयोग ही हम लोग गिनने में करते हैं। इनकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, तो यही क्या है जी, नहीं है। यानी किसी संख्या की उत्पत्ति प्रकृति से नहीं हुई है, तो यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक, समझ आ गया। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न पढ़ते हैं, 90 को रोमन संख्या पद्धति में लिखा जाता है। देखिए कैसे किया जाता है। ये क्या है, देखो डी किसका प्रतीक है, 500 का, यानी कि ये 500 है। और 100 किसका है, 10 का। तो देखो ये छोटा संख्या को प्रदर्शित करने वाला संकेत ये बड़ा संख्या के दाएं साइड तरफ लिखा जाता है। लेकिन अगर पहले लिखा है तो समझ जाओ इसमें से हमको इसको घटाना है। तो ये 500 है डी का मान, 100 का मान 10 होता है, तो 500 में 10 घटा दो, कितना बचेगा, देखो 490। तो ये 100 डी किसका मान है, वास्तव में 490 का, हमें 90 का पूछा जा रहा है। इसको देखो डी का मान कितना होता है, 100। 100 यानी छोटा मान वाला संकेत पहले लिखा हो यानी बाएं तरफ लिखा हो तो उसको ये बड़ा मान वाले में घटाना पड़ता है। तो 1 का होता है 100 और 100 का होता है 10, तो 10 कम करो कितना आ गया, 90। तो यही क्या है, 90 का रोमन संख्या पद्धति में संकेत है, यही इसका आंसर है। इसको देखें, एम का होता है 1000, एम का 1000। अब इसमें 10 कम कर दोगे क्या हो जाएगा, 990 हो जाएगा। ठीक, इसी तरह इसका देखें तो एल का होता है 50 और 10 कम कर दो कितना होगा, 40। तो ये 40 का संकेत है। तो सही आंसर क्या है, ये वाला। क्लियर। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। 1/2, 3/4, 5/6, 10/11 में छोटी भिन्न कौन सी है। जब भी इस तरह का प्रश्न आता है, अंश ना तो अंश एक बराबर हो ना हर एक बराबर, तो उसका एक और तरीका होता है। अंश हर की संख्या को देखो, 1 और 2 में देखो कितना का अंतर है, 1, 3, 4, तो ये 1 ही ज़्यादा है अंश से। 5, 6, तो देखो अंश से 1 ज़्यादा हर है। 10, 11 यहाँ भी, यानी कि अंश और हर में कितना का अंतर है, 1 का अंतर सभी भिन्नों में। तो सभी भिन्नों में जब एक समान अंतर हो तो जिसमें सबसे छोटा संख्या लिखा है, तो देखो 1, 2, इनमें सब बाकी जो भिन्न है उनके अंश और हर की संख्या से इसका अंश और हर छोटा है, मतलब यही क्या है, 1/2 छोटा भिन्न है। ठीक, इसी को और बताता हूँ। जैसे 1/3 लिखा रहता, 3/5 लिखा रहता, 5/7 लिखा रहता, 10/12 लिखा रहता। यहाँ देखो अंश की संख्या और हर की संख्या में 2-2 का अंतर है। देख लो, 1 से 3 2 ज़्यादा है, 3 से 5 2 ज़्यादा है, 5 से 7 2 ज़्यादा है, 10 से 12 2 ज़्यादा है। तो ऐसे जब अंश और हर के संख्याओं के बीच में अंतर एक बराबर हो, समान हो, ठीक है, तो जो भिन्न छोटी संख्याओं को मिला करके बना है वही भिन्न सबसे छोटा होता है, और जो भिन्न बड़ी संख्याओं को लेकर के बना है तो वो भिन्न बड़ा होता है। क्लियर। तो इस तरह से बिना कुछ गुणा भाग किए हम लोग पता कर सकते हैं। ठीक, तो ये इसका सही उत्तर। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। देखिए प्रश्न लिखा है 4 धन 4.44 धन 4.04 धन 44.4 धन 444।
ऐसे प्रश्नों को जोड़ना है तो क्या करेंगे, लिख लो इसको, ज़्यादा हुआ तो ठीक है। ये 4 लिखा है, लिख लिए। 4.44 लिखा है, माने 4 क्या है जी, दशमलव किस पार इकाई रहता है, तो ये 4.44 हो गया। ये कितना लिखा है देखो, तीसरा 4.04, तो ये 4.04 हो गया। अब इसके बाद इसको लिखेंगे तो 44.4 और शून्य लिख सकते हैं ना, इसके नीचे कुछ नहीं है। तो ये 444, तो इस तरह 444 हो गया। तो इधर दशांश शतांश नहीं है तो शून्य लिख सकते हैं, इसमें देखो दशांश शतांश नहीं, शून्य लिख दो। 448 448। अब देखो 8 किस में है, दशमलव के बाद, तो बहुत सारा भिन्न में है। अब और हल करेंगे, देखो 4 4 8 4 12 4 16 4 20, ये कितना आ गया, शून्य, यानी दशमलव के इस पार शून्य। अब देखो जिसमें शून्य हो दशमलव के इस पार यानी कि इकाई में, तो देखो इसी में इकाई में शून्य है, बाकी में नहीं है, इसका मतलब यही आंसर है। और आगे हल नहीं करोगे तो भी आ जाएगा। देखो हल करके देखते हैं आगे। तो 20 आया, हासिल आ गया कितना, 2, 4 दूनी 8 तो 10, हासिल 1, 5, 500.88, यही क्या है, आंसर है। मैं पहले क्यों बता दिया, देखो हम जब ऐसे हल करते जाएंगे तो देखो सब में दशमलव के बाद दशांश शतांश में 8 लिखा है, तो इसमें भी लिखा है। अब उसके बाद जैसे ही हम इकाई का जोड़े तो इकाई में शून्य आया, तो 8 3 ठो में है, ये देखो इसमें है, इसमें है, इसमें है, लेकिन इकाई में शून्य, उत्तर केवल एक ही में है, बाकी में नहीं है। तो आगे हल किए बगैर सीधा हम कर सकते थे समय बचाने के लिए, ठीक। तो इस तरह ये उत्तर है, ठीक है। आशा समझ में आ गया होगा। देखिए इस वीडियो के यह 6वां प्रश्न, देखिए लिखा है 5 पेन का मूल्य 60 रुपया है, तो 12 पेन का मूल्य बताओ। एक नियम वाला प्रश्न है, 5 पेन का कितना है, 60 रुपये, तो एक पेन कम में मिलेगा, यानी कि 60 भागित 5, तो कितना हो गया जी, 5 12 60। तो एक पेन 12 रुपये में कितना का पूछा है, 12, तो 12 पेन अधिक में, तो 12 गुणित 12 कितना हो गया, 144 रुपया। तो कौन सा ऑप्शन है, देखो डी, 144 रुपये में 12 पेन मिलेगा। एक अच्छा 5वीं के कोर्स में भी है, जान रहे हो, तो इसको ज़्यादा विस्तार करने की ज़रूरत नहीं है, समझ आ गया। अधिक का पता हो तो एक का निकालते हैं, और एक का पता हो जाए तो अधिक का तुरंत जान सकते हैं, ठीक। इस तरह से बनाया जाता है। चलिए देखिए अगला प्रश्न, चलिए पढ़ते हैं इस वीडियो का 7वां प्रश्न। 2 किलोग्राम चावल व 7 किलोग्राम गेहूं का मूल्य 128 रुपया है। तो देखिए यहाँ लिख लेते हैं 2 किलोग्राम चावल और यानी प्लस 7 किलोग्राम गेहूँ का मूल्य कितना है, देखो तो 128 रुपया है, हो गया। अब लिखा है यदि 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य 12 रुपया है, तो देखो यहाँ लिख लेते हैं 1 किलोग्राम गेहूं कितना मिलता है, 12 में, और उसने खरीदा कितना, देखो तो 7, तो 1 का पता है तो 7 का कितना होगा जी, 7 का 12 से गुणा कर देंगे, कितना होगा, 12 सत्ते 84 रुपया। सिंपल सी बात, एक ही नियम से। अब 1 किलो 12 में तो 7 किलो 7 से गुणा हो जाएगा ना, 12 सत्ते 84। अब देखो ये 2 किलोग्राम चावल और 7 किलोग्राम गेहूं का 128 है, तो 7 किलोग्राम का तो तुमको पता चल गया ना, तो ये चावल का पता नहीं है अभी 2 किलोग्राम, तो ये क्या करेंगे, ये 128 में से 7 किलो का पता चल गया, तो उसमें से गेहूं का पैसा निकाल देते हैं, तो 84 घटा देते हैं, तो देखो कितना मिला, 44। अब ये 44 किसका है, देखो तो 2 किलोग्राम चावल का है, तो 2 किलोग्राम का है, तो 1 किलोग्राम का कितना होगा भाई, तो 1 किलोग्राम का जानने के लिए क्या करेंगे, इस 44 को 2 से भाग करेंगे, भाई 2 किलो का तो है ना, तो 1 भाग का जाना है 2 से भाग, कितना आया 22, तो ये क्या है 22 रुपया 1 किलोग्राम चावल का रेट है। ये डी वाला ऑप्शन इसका सही उत्तर है, ठीक। चलिए देखते हैं 8वां प्रश्न। देखिए प्रश्न पढ़ें, लिखा है 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक होगा। सबसे ज़्यादा बच्चे इसी में उलझे थे, इसीलिए मुझे इसका वीडियो बनाने के लिए बोले थे। देखिए बच्चों यहाँ शब्दों को समझना है, यहाँ क्या लिखा है, देखो तो लघुत्तम, लघुत्तम का अर्थ क्या होता है, सबसे छोटा, सबसे छोटा। अब फिर लिखा है समापवर्तक, समापवर्तक का अर्थ क्या होता है, समान अपवर्तक, समान अपवर्तक को क्या बोलते हैं जी, भाजक या गुणनखंड, गुणनखंड, समझ आया। अब देखो कोई भी 2 संख्या ले लो, ठीक है, मान लो मैंने ले लिया 3, एक संख्या ले लिया 4। अब हमको इसका लघुत्तम समापवर्तक लिखना है दोनों संख्याओं का, तो 2 संख्या का लघुत्तम समापवर्तक, 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक माने कि इन दोनों का
अपवर्तक लिखेंगे तो देखो 3 का अपवर्तक क्या होता है, भाजक 1 से कटता है 3 से कटता है, 4 1 से 4 का अपवर्तक लिखें, 1 है और 2 है और 4 है। अब पूछा है सबसे छोटा अपवर्तक। भाई लघुत्तम समापवर्तक का मतलब क्या हुआ, सबसे छोटा समान अपवर्तक। तो देखो सबसे छोटा समान अपवर्तक जो दोनों में हो एक ही तो है, तो कोई भी संख्या आप लिख लो। इस तरह 8 और 4 का देख लो, तो 8 का अपवर्तक क्या होगा, 1 2 4 8, 4 का क्या होगा 1 2 4। अब देखो सबसे छोटा अपवर्तक कह रहा है तो ये हो गया ये हो गया ये हो गया, दोनों में समान अपवर्तक है, ये समान अपवर्तक है। सबसे छोटा तो देखो एक ही होगा, एक को छोड़ दूसरा हो ही नहीं सकता। तो इस तरह लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है जी, एक होता है। हम लोग मन में एक बात बैठा कर रख लिए रहते हैं कि लघुत्तम समापवर्त ही होता है, तो अपवर्त यानी गुणाज यानी कि पहाड़ा। तो यहाँ मैंने लघुत्तम समापवर्तक लिख दिया। तो हमको शब्दों के अर्थ को समझना है, अब मैं आप लोग कितना समझते हो इसका अर्थ ये जांचने के लिए प्रश्न दिया था। ठीक, तो लघुत्तम माने सबसे छोटा, समापवर्तक यानी समान अपवर्तक। तो सबसे छोटा समान अपवर्तक दो संख्याओं का क्या होगा, एक होता है। चाहे कोई भी संख्या लिख के देखो भाई, एक से ही तो अपवर्तक लिखना शुरू करते हैं ना, भाजक कहें उसी को गुणनखंड कहें, तो एक होगा। अगला प्रश्न देखें 9वां, किन्हीं दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त है। अब बस यहाँ भी वही चीज उलझाया था। अब कोई भी आप संख्या लिख लो, 3 ले लो 4 ले लो, महत्तम समापवर्त। अपवर्त माने क्या होता है, गुणज। तो 3 का पहाड़ा लिखोगे तो पहाड़ा को महत्तम यानी सबसे बड़ा, महत्तम माने क्या होता है, सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा किसी भी संख्या का अपवर्त लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते। भाई 3 का आप 12 तक पढ़े तो उसको 13 से 14 से अनंत से किसी भी से गुणा किया जा सकता है ना। तो सबसे बड़ा अपवर्त नहीं होता, ठीक है, क्या होगा वो अनंत होगा। तो ये सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक, समझ आ गया, शब्दों के महत्व को समझना था। सब महत्तम माने होता है सबसे बड़ा, सब समापवर्त का अर्थ होता है समान अपवर्त। अपवर्त माने क्या होता है जी, अपवर्त के लिए क्या क्या शब्द है, दूसरा गुणज और तीसरा पहाड़ा। ठीक, पहाड़ा पढ़ते हैं ना, 2 1 कम 2 2 3 4 2 3 6, तो 2 का पहाड़ा पढ़ रहे हो 2 का गुणज है, 2 का अपवर्त है, 3 का पहाड़ा पढ़ रहे हो 3 का अपवर्त है, 3 का गुणज है। ठीक, तो इस तरह शब्दों के अर्थ को समझने के लिए, ध्यान देने के लिए मैं ये प्रश्न बनाया था। चलिए आज के इस वीडियो का देखते हैं 10वां और अंतिम प्रश्न। देखिए प्रश्न पढ़ते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल 23/50 है। यदि एक संख्या 40/50 हो तो दूसरी संख्या होगी। मैंने बताया था गुणनफल वाली संख्या क्या होता है, भाज्य होता है, और जो भी एक संख्या दिया रहेगा वो क्या होता है, भाजक होता है। क्या होता है, भाजक। अब भिन्नों का भाग करना है, सिंपल सी बात, क्या, भाग को गुणा बनाओ, इसको उल्टा करो, 50 गुणित 46, 50 50 ऊपर कैंसिल, 23 एक कम 23 दूनी, क्या बचा 1/2। यही आंसर है, देखो कौन सा, बी वाला। ठीक, तो इस तरह से उन 10 प्रश्नों को ऐसी सरलता से बना सकते हैं। ठीक है, आशा है आज का यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। अपने दोस्तों में शेयर भी कर दिया करें। अगर चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, पूरा वीडियो देखिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।